तो आज हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लास्ट रिवीजन क्लास। कल क्या क्या हम लोग डिस्कस कर लिए थे। पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन हो चुका था। किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। यदि कोई भी पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है तो हाउ कैन फाइंड आउट, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग इस पर स्टार्ट किए थे, जैसे जो प्रॉब्लम पिछले साल पूछे हुए हैं उसी को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, 3 point charges each of charge q are placed on the vertex of triangle ABC, with AB equal to AC equal to 5L, BC दिया हुआ है 6L लेंथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ ABC। The electrostatic potential, find the electrostatic potential at midpoint of BC। क्या दिया हुआ बेटे, फटाफट करें इसको। ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर ए बी सी पर चार्ज इक्वल दिया हुआ है। 3 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ द चार्ज क्यू, सारे पर ए बी सी क्यू चार्ज है। ठीक, ए सी और ए बी का लेंथ बराबर है, AC और AB का लेंथ बराबर है, 5L दिया हुआ है। BC दिया हुआ है 6L। हमें इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। मान लेते हैं मिड पॉइंट को Q। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल में जितने भी चार्जेस दिए होंगे सारे चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालकर सारे को सम कर देता है। यही कॉन्सेप्ट है, हर चार्ज के कारण आप पोटेंशियल निकालिए। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब ये ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट दिया हुआ तो ये 3L हो जाएगा, ये भी 3L हो गया, राइट। इस चार्ज B पे जो चार्ज उसके कारण पोटेंशियल B के कारण पोटेंशियल Q पर कितना हो गया, K चार्ज Q डिस्टेंस 3L। उसी तरह से C के कारण, C पे जो चार्ज है उसके कारण डिस्टेंस कितना दिया हुआ, QC का 3L दिया हुआ है, तो C के कारण पोटेंशियल KQ अपॉन 3L, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड चार्ज अभी A वर्टेक्स वाला बाकी है, यहां से इसका डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। ये 5L दिया हुआ, ये 3L, 4L हो जाएगा, 4L। तो A के कारण पोटेंशियल कितना हो गया, KQ अपॉन 4L। तीनों को सम कर दीजिए, टोटल पोटेंशियल VA प्लस BB प्लस BC 3L कहाँ गया, KQ अपॉन 3L, KQ अपॉन 3L, KQ अपॉन 4L, KQ अपॉन L कॉमन निकाल लो, 1/3 1/3 2/3 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटे, KQ अपॉन L, LCM 12, 3 8 और 4 12, KQ अपॉन L,
11/12, के का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट रख दीजिएगा, बिट तब मिल जाएगा। जो ABCD जो बिट दिया हुआ है वहां पर के का वैल्यू रखना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तब आपको राइट बिट दिखाई देगा। ठीक है बेटे, चलें ऊपर से मिटाएं। तो पोटेंशियल से इसी तरह के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 3L हो गया, 5 स्क्वायर L, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4L। सी के कारण, ये इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, इस चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल, इस चार्ज का यहाँ, तीनों चार्ज के कारण निकाल लिया अलग अलग। वीवी का भी सेम ही होगा। अरे दो डिस्टेंस सेम है ना, चार्ज सेम है, 3L 3L। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, इतना स्लो नहीं चलेंगे, काम गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तुम अभी अमित समझते जाओ बस, अब बाद में जो होगा रात में देखना, जरूरत पड़ेगा तो एक बार देख लेना इसको वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट द पॉइंट डिस्टेंस, ये तो हो गया, ठीक है। अब डाइपोल के कारण पोटेंशियल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुक के करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा कंप्लीट। हाँ अब दिखाई देगा सामने तुमको। नेक्स्ट अब आप देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे पिछले लेक्चर्स में, रिवीजन क्लासेज में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल पर, इक्विलिब्रियम प्लेन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, राइट। सेम उसी तरह से पोटेंशियल भी निकालना है। इसका डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। जैसे ये -Q चार्ज दिया हुआ है, +Q चार्ज, सेंटर से मान लीजिए अलोंग द एक्सिस, ये लेंथ 12 दिया हुआ है, यहाँ से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, वो देखिएगा। अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस करना कुछ नहीं है, इसके कारण पोटेंशियल निकालना है, इसके कारण पोटेंशियल निकालना है, खाली डिस्टेंस ध्यान देना है, KQ अपॉन R लगा के दोनों को ऐड कर देना है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, KP अपॉन R स्क्वायर। P क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेन पे देखिए तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल जीरो, इसके कारण और इसके कारण, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पे यदि हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होगा, एट द P 0, इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल क्या हो गया, 0, ठीक है। जनरल पॉइंट जैसे -Q +Q, दिस इज टू मिड पॉइंट O, यहां से R डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर ध्यान देने के, इस पॉइंट पर Q पॉइंट पर पोटेंशियल निकलना है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल, BQ इक्वल टू KP cos थीटा, KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये R कॉमा थीटा, थीटा एंगल पर R डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना होगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल फार्मूला, BQ इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये जनरलाइज फार्मूला हो गया। यही थीटा इक्वल टू आप जब 0 कर दीजिएगा तो देखिए cos 0 इक्वल टू एक्सिस के लॉन्ग आ गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दीजिएगा, इक्वेटोरियल प्लेन दे देगा, cos 90 0 आ जाएगा। दिस इज योर जनरलाइज फार्मूला, ठीक है। ये सारे इसके दोनों का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है,
डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन जरूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। जो थ्योरी टाइप से क्वेश्चन उसको तो गलती से भी छोड़ने का नहीं है। अच्छा, दूसरा इस फिर डेरिवेशन इसी में मिटाता हूं मैं ऊपर से। ये भी एक डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि नोट्स में कराया हुआ होगा। कोई कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं जिसका कि थिकनेस T है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, राइट, और ये बाकी में सारा एयर। तो व्हाट इज द डेरिवेशन, यहाँ डेरिवेशन C इक्विवेलेंट क्या निकलता है आपका, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K। दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी डेरिवेशन कर लेने का है। A एप्सिलॉन नॉट C इक्विवेलेंट क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक दिया है, कोई दो प्लेट दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T दिया हुआ है, ये थिकनेस T दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक का, हमें निकालना है C इक्विवेलेंट। यदि सिर्फ पहला प्लेट दिया रहता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यदि मीडियम एयर हो। यदि कोई इसमें पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक यदि फुली फिल रहेगा तब C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ। यदि डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस D ले लेते हैं तो K टाइम K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये फुली फिल्ड, ये पार्शियली फिल्ड, फुली फिल्ड, ये पार्शियली फिल्ड। डेरिवेशन कर लीजिए एग्जाम के लिए, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटे, आगे बढ़े। तो दो डेरिवेशन हो गए अभी तक के लेक्चर्स में। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलोंग द एक्सिस, आसान है, और इक्वेटोरियल प्लेन पे तो जीरो हो गया, नो प्रॉब्लम। जनरलाइज वाला KPR cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, उसको देख लेने का है। एक पार्शियली फिल्ड वाला और फुली फिल्ड वाला कैपेसिटेंस का डेरिवेशन। 100% दो में से कुछ ना कुछ आना है, श्योर शॉर्ट, मैं पहले बोल दिया। पिछला साल जो आ गया होगा उसको थोड़ा लेफ्ट, ऑलमोस्ट सारा कवरअप करते ही जा रहे हैं, कुछ हम लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं, ऑलमोस्ट सारा, क्योंकि डेरिवेशन पक्का रहने से पेपर में ठीक ठाक स्कोरिंग हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट अब देखिए हम लोग। हाँ, नेक्स्ट है, मान लो कोई कंडक्टर है, स्पेरिकल कंडक्टर है जिस पर चार्ज प्लस Q चार्ज यदि दिया सरफेस पर है, अंदर भी चार्ज देंगे वो भी क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर है। मेटालिक कंडक्टर है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जो भी चार्ज इनसाइड रहेगा वो सारे सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर जीरो होता है, राइट बेटे, ध्यान से अब इसको समझने का है। रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, पोटेंशियल किसी इस R डिस्टेंस पे, स्मॉल R डिस्टेंस पे यदि पोटेंशियल मुझे निकालना होगा, किस तरह का है, मेटालिक स्पेरिकल कंडक्टर, मेटालिक स्पेरिकल कंडक्टर। व्हाट इज द पोटेंशियल आउटसाइड, Vp इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r, इफ R इज ग्रेटर देन R। रेडियस से यदि ज्यादा होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज जैसा काम करेगा। ऑन द सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो गया, KQ अपॉन कैपिटल R, इफ R इक्वल टू कैपिटल R एट द सरफेस, सरफेस पर मेटालिक स्पेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल KQ अपॉन R। ध्यान देना है,
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर सारे जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर। उसका वैल्यू क्या होगा, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो सरफेस पे रहेगा पोटेंशियल वही इनसाइड भी रहेगा, आर लेस देन कैपिटल आर, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं, बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर। तो पोटेंशियल यदि कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटे, मिटाऊं मैं इधर ला। ये पोटेंशियल एट पॉइंट पी यदि वो पॉइंट रेडियस स्पेक्ट्रल कंडक्टर से बाहर होगा, ये सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू अपॉन रेडियस जो दिया होता है कैपिटल आर, और इनसाइड भी किसी भी पॉइंट पर सेम रहेगा। अब देख लें जो जो क्वेश्चन इस पर पूछा हुआ कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी है। क्या दिया हुआ है, ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज गिवन टू हॉलो मेटालिक स्फीयर। एक हॉलो मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है, एक हॉलो मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है, राइट बेटे, जिसका कि चार्ज क्या कितना दिया हुआ है, 6 माइक्रोकूलम। हॉलो मेटालिक स्फीयर, हॉलो मेटालिक स्फीयर दिया हुआ है जिसका कि रेडियस 0.2 मीटर, चार्ज इस पर 6 माइक्रोकूलम। फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल at the surface first, at the surface, second the center, at the center of the sphere, at the center of sphere। अभी फॉर्मूला बताया एट द सरफेस के लिए, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर फर्स्ट वाले के लिए। के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रख देंगे, क्यू दिया हुआ 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻⁻⁶, रेडियस 0.2 रख के वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, कैपिटल क्यू दिया हुआ 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाई आर कितना दिया हुआ 0.2, बस सॉल्व कर देना, काम ओवर। चलो, एट द सेंटर कहने का मतलब अब आप जानते हो कि किस तरह का मेटालिक स्फीयर है, तो इनसाइड में सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। कहीं भी पूछे तो सेंटर पे भी पोटेंशियल कितना होगा, जो सरफेस पे पोटेंशियल रहेगा। यही बी बिट का भी आंसर हो जाएगा। सर एक चीज हाँ, ये वो 10⁻⁻⁶ ये म्यू का वैल्यू। हाँ, माइक्रो को माइक्रो 10⁻⁻⁶, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। ठीक है बेटे, चले मिटाएं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल, 18 स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल of radius r, thin conducting spherical cell है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, जिस पर की चार्ज स्मॉल q है। सरफेस पर स्पेरिकल कंडक्टर है, सरफेस पर स्मॉल q चार्ज है। ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड, एक इसके सेंटर पर कैपिटल प्लस क्यू चार्ज यदि रखते हैं, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। समझ में आया बेटे, थिन स्पेरिकल कंडक्टर है, सरफेस पे छोटा चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज, और सेंटर पर
कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया। तब निकालना क्या है, फाइंड ए चार्ज डेंसिटी at the surface, charge density on the outer surface of the cell। सेल के आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, स्पेरिकल है तो चार्ज यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बी बिट क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r/2। ये आईटी में भी क्वेश्चन 2003 में पूछा गया, पोटेंशियल, यही सेम क्वेश्चन, पोटेंशियल एट r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, सेम क्वेश्चन 2003 में था जेई में। हाँ, तो चार्ज डेंसिटी आप ध्यान से देखो, स्पेरिकल कंडक्टर है, ये जो सेंटर पे चार्ज दिया गया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, ये आउटसाइड आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, अंदर तो कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो सरफेस पे टोटल चार्ज कितना आ गया है, क्यू प्लस कैपिटल क्यू, और डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे 4πr², चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा, ए बिट का आंसर क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4πr² ओवर ए बिट का आंसर। और पोटेंशियल एट दी r/2 डिस्टेंस, यानी यहां की बात कर रहा है, इस पॉइंट पर ये r/2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल में क्या ध्यान देना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बहुत आसान है, ये चैप्टर पहले वाला से बहुत आसान है। पोटेंशियल में क्या करना, हर चार्ज के कारण आपको पोटेंशियल निकाल लेना है और सिंपली अलजेब्रिक एडिशन करना, सुपरपोजिशन थ्योरम फॉलो करता है। तो यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक ध्यान से यहाँ देखो, कैपिटल क्यू, इसको अभी मिटा दो थोड़ी देर के लिए, प्लस क्यू वाला को, ये जो आउटर सेल है उस पर चार्ज क्या है, क्यू। अब इस सेल के अंदर, इस सेल बड़े वाला जो सेल के अंदर, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा, जो सरफेस पर है, सरफेस पे जो है इस चार्ज के कारण पोटेंशियल एवरीवेयर कांस्टेंट, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो इस पॉइंट पर जो r/2 पे निकालना है, मान लो P पॉइंट पे निकालना है, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल R। ध्यान से अमित देखो इधर, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कांस्टेंट एवरीवेयर, इनसाइड में कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चार्ज क्या दिया हुआ, क्यू, के क्यू और रेडियस कैपिटल R। आप यहां निकालिए, यहां निकालिए, यहां निकालिए, इस चार्ज के कारण सब जगह सेम रहेगा, पिछला वाला भी यही था प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव। तो बाहर वाला चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो गया, V1 = के क्यू अपॉन R। अब इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और r/2 पे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस पे हो गया इसके लिए, ठीक। तो इसके कारण पोटेंशियल V2 के कैपिटल क्यू अपॉन r/2, और दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा, V total = V1 + V2। हो गया, चलो। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वैसा सरफेस जहां पे सब जगह पोटेंशियल सेम हो। इक्विपोटेंशियल का मतलब वैसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सब जगह सेम हो, राइट। तो जहां जैसे मान लो कि ये बुक है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे सब जगह यदि पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। V = अभी पढ़े ना, V = -E.dr, इलेक्ट्रिक फील्ड = dV/dr -साइन। तो यदि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, जिस सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, तो डिफरेंशिएशन करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, जीरो। तो जो भी सरफेस होगा, यदि किसी सरफेस को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हो, इट मींस
उस सरफेस पे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरा चीज ध्यान देना क्या क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे, देखो जैसे मान लो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब कोई भी स्फेरिकल सरफेस आप ड्रॉ कीजिए, ये ड्रॉ कर लिए। अब इस स्फेरिकल सरफेस पे क्या है, आप सब जगह देखिए तो पोटेंशियल सेम, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R सब जगह सेम। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए है। पॉइंट चार्ज के कारण फार डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल कैसा रहेगा, स्फेरिकल सरफेस। पॉइंट चार्ज के कारण फार डिस्टेंस पर, एक पॉइंट चार्ज हो या 10 पॉइंट चार्ज हो, फार डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल कैसा रहेगा, स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, ये जो लाइन बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गया, और ये इक्विपोटेंशियल ये देखो परपेंडिकुलर है। तो दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होगा इक्विपोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सरफेस का। दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। अच्छा, पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस फार डिस्टेंस पे किस तरह करेगा, आपका स्फेरिकल रहेगा, ऑब्जेक्टिव इस पे पूछे हुए है। ठीक है। दूसरा चीज, जैसे मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और आपसे कहता है ड्रॉ दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा। जितने यहां से निकलेंगे ये टर्मिनेट हो जाएंगे, ये तो बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल गया, इधर वाला सब क्या होगा, नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। उसी तरह से इस पर इनसाइड। अभी मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर रहेंगे, तो यहां पर हम कोई भी स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये सरफेस कैसा देगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस कैसा देगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट बेटे। उसी तरह से जैसे ये मान लो कोई प्लेन, ये बुक कॉपी है, ये देखो, ये सरफेस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये सरफेस दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देगा, ये तो पूछे हुए है पॉइंट चार्जेस के कारण स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। देखो यही क्वेश्चन पूछा था, कंसीडर ए ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 डैश डैश, सम ऑफ द टोटल चार्जेस इज नॉट जीरो, देन इक्विपोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू ग्रुप ऑफ अप्रोक्सीमेटली किस तरह का सरफेस रहेगा, स्फेरिकल सरफेस रहेगा। ठीक है। अब दूसरा, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देख लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए किसी कोई, जब भी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का बात करते हैं तो हम सिस्टम की बात करते हैं, उस सिस्टम में कितने चार्जेज हैं। मान लो फॉर एग्जांपल दो चार्जेज हैं Q1, Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, K Q1 Q2 अपॉन R, यूनिट जूल हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R। यदि मान लो तीन चार्जेज हैं, फॉर एग्जांपल Q1 Q2 Q3, ये डिस्टेंस R1 दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, ये R3 दिया हुआ है। ध्यान से देखो बेटे,
ये कर लिख लो पहले। यहां पे 3 चार्जेस हैं, ठीक है, तो पेयर बना के निकालेंगे। एक ये पेयर बन गया Q1 Q2 का, Q2 Q3 का एक पेयर बन जाएगा, Q3 Q1 का पेयर बन जाएगा, और तो कोई पेयर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस जहां दिए रहेंगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो क्या करेगा, पहले पेयर बना लो और सबका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सम कर देना है। अब इस केस में जैसे मान लीजिए इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी U1 हो गया, Q2 Q3 के कारण U2 एनर्जी हो गया, Q3 Q4 Q1 के कारण U3 हो गया। क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 एक पेयर के कारण, दूसरा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2, और तीसरा पेयर K Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R3। इस तरह से ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण हम लोग पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस पर देख ले प्रॉब्लम जो जो पूछा हुआ उसको, प्रॉब्लम को मैं लिखूंगा नहीं, उसको डायरेक्ट जो कि उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा बेटे, मिटा दूं मैं। चलो इस पर देखो प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 आर लोकेटेड इन XY प्लेन। XY प्लेन में 3 चार्जेस लोकेटेड किया है, कहां कहां पर, ये एक ऑरिजिन पर 0,0, एक है -3,0 और तीसरा चार्ज D,0। 3 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3, 3 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट, पहला -D,0, दूसरा ऑरिजिन पर और तीसरा D,0 पर लोकेट किया गया XY प्लेन में, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, Q1 एंड Q3, Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल, Q1 एंड Q3 आर आइडेंटिकल, Q1 Q3 जो है आइडेंटिकल है, कहने का मतलब सेम है। Q1 Q3 आइडेंटिकल में सेम चार्ज। Q2 के बारे में दिया हुआ है, Q2 इज पॉजिटिव चार्ज, Q2 किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। आगे और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, व्हाट विल बी द नेचर एंड वैल्यू ऑफ Q1। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ Q1 and its value if the potential energy of the system is 0, if the potential energy of the system is 0। सिस्टम करने मतलब तीनों चार्जेस की बातें कर रहा है, तीनों चार्जेस की बात कर रहा है, ठीक है बेटे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा सिस्टम में, पेयर बनाओ, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और थर्ड पेयर Q1 Q3 पेयर बन गया, तीनों को सम करके उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। पहले इतना काम करें हम लोग, चलो। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये A B C नाम दे दिया, AB पेयर के कारण कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, D, ऑरिजिन से दिया हुआ है D, ठीक है। उसके बाद B और C को पेयर बनाने पर K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई D, प्लस A और C को पेयर बनाते हैं K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 2D, ये ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर है, इसमें पेयर बनाया, इसको बनाया, डिस्टेंस खाली देखना है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना है D। दूसरा पेयर बनाया B और C को, D डिस्टेंस है, और तीसरा पेयर A और C को बनाया, और तो कोई पेयर बन नहीं सकता है। अब ये क्या करा, इसका सम 0 है।
अच्छा, और क्या क्या एक कंडीशन को यूज करना है, Q1 Q3 आर आइडेंटिकल, यानी Q1 Q3 बराबर है, तो जहां जहां Q3 होगा उसको Q1 लिख देते हैं। तो ये के Q1 Q2 अपॉन डी, इसमें तो कोई चेंजेस, यहाँ चेंजेस आएंगे। के Q2 Q3 को Q1 लिख दिए डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पर के Q1 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2D इक्वल टू 0। Q2 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, जो कॉमन है कॉमन निकाल लो पहले, के Q1 अपॉन डी सारे में है। यहाँ क्या बच गया Q2, यहाँ क्या बच गया Q2, ठीक है, प्लस यहां पर Q1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। के Q1 अपॉन डी 2Q2 प्लस Q1 बाई 2 इक्वल टू 0। ये फिर इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, के Q1 डिवाइडेड बाई 2D 4Q2 प्लस Q1 इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखो बेटे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। Q1 0 कर देंगे तो कोई चार्ज जीरो, एक सिंगल चार्ज के कारण तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कभी हो नहीं सकता है। पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करते हैं दो चार्जेस, तो Q1 यहां से क्या हो, या तो Q1 जीरो हो सकता है या ब्रैकेट वाला पूरा टर्म जीरो होगा। तो Q1 तो जीरो हो नहीं सकता है, राइट। ब्रैकेट वाला टर्म 4Q2 प्लस Q1 इक्वल टू 0, तो Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -4Q2, -4Q2, यही आंसर है। क्या करा, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर, Q2 तो पॉजिटिव दे रहा है, इट मींस Q1 क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। हाँ 4Q2 क्या हो गया, एलसीएम ले लिए ना, 2 एलसीएम ले लिए, 2 एलसीएम लो, 4Q2 प्लस Q1, और ये 2 को बाहर कर दिए, तो ब्रैकेट में 4Q2 प्लस Q1, अब इसको 0 से इक्वेट कर दिया, Q1 इक्वल टू -4Q2, Q2 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो Q2 पॉजिटिव हो गया तो Q1 क्या होगा, नेगेटिव, और Q2 का 4 टाइम्स, तो नेचर कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। व्हाट इज इट्स वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ द Q2, 4 टाइम्स ऑफ द Q2। बता दूं मैं, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम कैपेसिटेंस से है। कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला होता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D। यदि डाइलेक्ट्रिक होगा तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K नॉट लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहे, K एप्सिलॉन अपॉन D, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहले देखें क्या दिया हुआ है। ए एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट सेपरेशन 1 mm, कोई पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, एयर फील्ड है पहले, और 1 mm का सेपरेशन दिया हुआ है, और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ बेटे, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ 20 माइक्रोफैराडे, माइक्रोफैराडे, ठीक। आगे क्या दिया है, इफ इट चार्ज, हाँ इस पर चार्ज भी दिया हुआ है, Q इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। ये पहला प्लेट दिया हुआ है, एयर फील्ड है, दोनों प्लेट के बीच का थिकनेस 1 mm दिया हुआ है, कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराडे, चार्ज इस पर 4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट, calculate the amount of work done to pull its plate to separation ऑफ 5 mm, यानी इस प्लेट को 5 mm तक सेपरेट करने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा।
इसको यानी अब थिकनेस इसका कर दिए 5 mm। 5 mm करने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 mm। और प्लेट पर चार्ज सेम रहेगा, प्लेट पर चार्ज रिमेंस सेम, Q का वैल्यू सेम है 4 माइक्रो। क्वेश्चन क्लियर? दो प्लेट दिया हुआ है जिसके बीच का थिकनेस इनिशियली 1 mm दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया है, चार्ज दिया हुआ है। अब इस पैरेलल प्लेट को हम 5 mm तक पुल करने में मुझे मेरे द्वारा कितना वर्क डन होगा? तो यहाँ पर आप ऑलरेडी जानते हो कि क्या कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर टू सेपरेट of 5 mm, charge is remains same, charge is remains same, potential energy for capacitor half CV square, V क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और चार्ज के टर्म में कैसे लिखेंगे? Q स्क्वायर अपॉन 2C, चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में, क्योंकि Q यहाँ पर रिलेशन क्या है? Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। कैपेसिटर के केस में चार्ज वोल्टेज के बीच में रिलेशन Q इक्वल टू CV। तो ये फॉर्मूला हो गया, दोनों फॉर्मूला को याद रखिए, इसी को यूज करूंगा मैं। तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन कहने का मतलब चेंज इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है जो डिफाइन किए हैं पोटेंशियल के लिए। अच्छा, अब लेकिन ध्यान देना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या? चार्ज दिया हुआ, कैपेसिटेंस दिया हुआ, तो इनिशियल तो निकल गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q दिया हुआ 4 माइक्रो, 4 इंटू 4, ये 10 टू पावर माइक्रो दिया तो -12, डाटा ये सब रख लीजिएगा। 2 इंटू 20 माइक्रो फैराडे। एक मिनट, दोनों माइक्रो ही दिया है कि कोई पिको भी दिया है? चेक कर लेने दो। हाँ, दोनों माइक्रो ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने में चार्ज तो सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D। D चेंज हो गया, D चेंज हो गया, 5 mm हो गया। तो कैपेसिटेंस इसका निकालना पड़ेगा जो 5 mm लिख गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, ये इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ ना, C इक्वल टू A फ्री स्पेस में, यानी एयर जब फील्ड है, तो एयर जब फील्ड है तो इसका मालूम है कैपेसिटेंस कितना है? 20 माइक्रोफैराडे। A एप्सिलॉन नॉट, D कितना दिया? 1 mm, रहने देते हैं 1 mm। यहां से A एप्सिलॉन का वैल्यू निकल गया 20 माइक्रोफैराडे इंटू 1 mm, राइट। अब इसका कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला फिर से लिखो, A एप्सिलॉन अपॉन 5 mm, यही हो गया ना। A एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये रख देते हैं, कितना हो गया? 20 माइक्रोफैराडे, रहने दो 1 mm डिवाइडेड बाई 5 mm उड़ गया, 5 4 जा, यानी 4 माइक्रोफैराडे आ गया। जब 5 मिलीमीटर सेपरेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज दिया हुआ सेम है, ठीक है। कितना कैपेसिटेंस आ गया? C2, यानी दूसरे का सेपरेट करने पर 4 माइक्रोफैराडे। अब यूज कर लेते हैं फाइनल निकालने के लिए। Q चार्ज तो सेम है, 4 माइक्रो, 4 इंटू 4 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 10 टू पावर -6। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, वर्क डन निकल जाएगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट करके वर्क डन हम लोग निकाल लेंगे। हो गया? ऊपर से मिटाऊं? ये 4 इंटू 4 10 टू पावर -12, 2 इंटू 4 10 टू पावर -6। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आया हुआ, 3 पॉइंट चार्जेस
Q, 2Q and NQ are placed on the vertex of एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है बेटे, ठीक है। एक वर्टेक्स पर Q चार्ज, दूसरे पर 2Q, इस पर NQ चार्ज। 3 point charges Q, 2Q and NQ are placed at the vertex of equilateral triangle। मान लेते हैं साइड सबका A। If the potential energy of the system is 0, potential energy of the system दिया हुआ है 0। If the potential energy of the system is 0, यानी पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसको सम करेंगे तो 0 होगा। हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। करना कुछ नहीं है, सारे के कारण आपने ए बी सी लिख दीजिए। ए और बी के कारण पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। के चार्ज क्यू दिया हुआ है, 2Q दिया हुआ है, सेपरेशन ए, प्लस इस दोनों के कारण चार्ज दिया हुआ 2Q, के रखिए, NQ डिवाइडेड बाई ए, प्लस ये दोनों के कारण के NQ Q डिवाइडेड बाई ए, इसको 0 से इक्वेट कर देना है। एक है, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आता है -2/3। n का वैल्यू -2। तीसरा ये चार्ज देखो, के NQ इंटू Q डिवाइडेड बाई ए, कॉमन पार्ट लेके सॉल्व कर देना है, n का वैल्यू आ जाएगा -2/3। हो गया। और एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, 2 चार्जेस आर केप्ट 2a डिस्टेंस अपार्ट। 2 चार्जेस दिया हुआ है, 2a डिस्टेंस, दोनों के बीच में चार्जेस 2a दिया हुआ है। ए 2 चार्जेस ऑफ ईच प्लस q, दोनों का चार्ज प्लस q दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस। ए थर्ड चार्ज -2q इज प्लेस्ड मिडवे, यानी इसके बीच में -2q चार्ज रख दिया गया। देन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जितना करा देना उतना कर लोगे तो काम हो जाएगा 100%, कोशिश यही है मेरी, ठीक है। करना कुछ नहीं है, पेयर बनाओ, एक ये पेयर बनेगा, एक ये बनेगा, ये फर्स्ट सेकंड, नाम दे दो ए बी सी, की गलती नहीं हो। ए बी का पेयर बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी लिखो बी ए बी, इस तरह से भी लिख सकते हो, के क्यू -2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ये ए। जब बीसी को या पोटेंशियल यू लिखो, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन। यू बीसी को जब पेयर बनाएंगे तो के -2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई ए। जब ए और सी को पेयर बनाएंगे तब पोटेंशियल एनर्जी के Q अपॉन 2a। तीनों को सम कर देंगे, काम खत्म। तीनों को सम कर देंगे, काम खत्म। हो गया। AC इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन uniform electric field
and potential energy and potential energy. यदि इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, राइट, इनफॉर्म डाइपोल इन हाँ क्या दिया हुआ है, कोई इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, राइट बेटे, इस तरह से है, डेरिवेशन इसका ध्यान देना है। इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई दे दिया गया, इसके इंसर्ट रख दिया गया -q + q। इनफॉर्म डाइलेक्ट्रिक में आपको एक डाइपोल रख दिया गया है। अब इस डाइपोल का कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निकालना है। तो U = इसका डेरिवेशन देख लेने का है, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। U = -Pe cos θ। P क्या हो गया, P = Q × 2L, यदि 2L डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -P.E। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए भी है इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन। कहिए इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, -Pe cos θ या -P.E। ऑब्जेक्टिव में भी सीधे दे देगा ABCD, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या ध्यान देना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम और कब मैक्सिमम होगा, ये इंपॉर्टेंट फिर थ्योरी टाइप से क्वेश्चन। मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा, ध्यान से देखो, थीटा यही है, थीटा क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये डाइपोल निगेटिव है ना, ये P। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। ये P हो गया, ये E हो गया, दिस एंगल, ये थीटा। तो जब थीटा = 0 रखोगे, कहने का मतलब P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, तब स्टेबल होगा। एंड व्हाट इट्स वैल्यू, Pe cos 0 1 - Pe, ठीक है। ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमम के लिए क्या हुआ, थीटा = 180 डिग्री, थीटा यानी P और E, ये P का डायरेक्शन, P का ये डायरेक्शन, E का ये डायरेक्शन, दोनों अपोजिट जब होंगे, दोनों जब अपोजिट होंगे तब मैक्सिमम वैल्यू देगा। व्हाट इट्स वैल्यू, cos π -1, इट्स वैल्यू इज Pe, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या हो गया, P एंड E के बीच में एंगल कितना, एंगल बिटवीन P एंड E 180 डिग्री, दोनों अपोजिट होंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये ऑब्जेक्टिव सबके लिए ध्यान देने का है, ठीक है बेटे, ओके डन। चलो मिटाऊं मैं, चलो। P और E दोनों अपोजिट 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री दोनों अपोजिट होंगे तो मैक्सिमम देगा। हाँ, अनस्टेबल स्टेबल के लिए सेम डायरेक्शन, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम देगा। डाइलेक्ट्रिक पे देखें, डाइलेक्ट्रिक से भी क्वेश्चंस पूछे हुए, पिछला साल तो केस स्टडी दिया है पूरा, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है बेटे। अब इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ये हो गया पहला प्लेट, इस पर +Q चार्ज दे दिए, इस पर -Q चार्ज दे दिए, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये क्रिएट हो गया। और यदि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं हम लोग, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या है, जब तक कोई फील्ड में नहीं है तो सारा उसका +- चार्ज रैंडम मोशन कर रहे हैं, नेट चार्ज 0। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को होने के कारण यहाँ पर प्लस चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लस चार्ज मूव कर जाएंगे, ये प्लस सारा डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पर इकट्ठा, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। और निगेटिव साइड इधर इकट्ठा हो जाएंगे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ द
डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब यहां पर ये जो चार्ज पोलराइज हो गया, इसके कारण डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, जो एयर में है उसके डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ, तो E डिवाइडेड बाय के, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है क्योंकि पोलराइज चार्ज के कारण हुआ है, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक में क्या ध्यान देने का है, यदि मान लो कोई कंडक्टर दिया है, यानी इस तरह से डायग्राम दे रहा है, कोई कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इसके अंदर में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करना है, तो यहां पर 0 हो गया। अच्छा, किसी पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइलेक्ट्रिक के कारण जो हो गया, ये कितना हो गया, E/K डायरेक्शन। इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है बेटे। अच्छा, कैपेसिटर में हम लोग क्या जानते हैं, Q = CB, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। स्पेरिकल कंडक्टर का, अच्छा इसका कैपेसिटेंस ऑलरेडी मैं यहां लिख दिया हूं। स्पेरिकल कंडक्टर है, स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का वैल्यू, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेरिकल कंडक्टर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, r इज द रेडियस ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर, ये एयर में, और किसी मीडियम में होगा तो k से मल्टीप्लाई कर दो, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू r, मीडियम में k क्या देगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k क्या देगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब आ जाएं कैपेसिटेंस, जो पहले से तुम लोग जानते हो, जस्ट उसको रिवाइज कर लें फॉर्मूला को। हो गया, सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर। सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर, सीरीज का मतलब क्या होगा, ये सीरीज में कनेक्टेड है C1 C2 C3। ध्यान देना है कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस होगा उसके सारे पर चार्ज सेम, सारे पे चार्ज सेम। जिस तरह से रेजिस्टेंस में, सीरीज में रेजिस्टेंस रहता है तो करंट सेम, राइट। उसी तरह से चार्ज सारे पर सेम रहेंगे सीरीज में। ठीक है, C इक्विवेलेंट इसका कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश डैश जितना रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा तो C1 C2 C3 सप्लाई वोल्टेज अटैच कर देते हैं। पैरेलल कैपेसिटर में खासियत क्या रहेगा, सारे के क्रॉस पोटेंशियल सेम, सारे के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा तब पैरेलल बोलेंगे। C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 लाइक दैट। ठीक है बेटे, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला, यदि कैपेसिटेंस का क्या क्या है जो एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। किसी डाइलेक्ट्रिक में K A एप्सिलॉन अपॉन D, कोई डाइलेक्ट्रिक C इक्विवेलेंट यदि पार्शियली फिल हो तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। हाँ, ये सारे फॉर्मूला याद रखे रहिएगा। ठीक है,
अब चलो जो ऑब्जेक्टिव पूछा है कैपेसिटेंस से, ये चैप्टर में आसान आसान क्वेश्चन पूछा है D minus T plus T by ना, d minus t plus t by k. T is the thickness of dielectric constant. T is the thickness of the dielectric constant. K dielectric constant हो गया. Okay. मिटा दो. अब इसमें क्वेश्चन देखो स्लाइटली जो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग मीडियम, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 4. इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, इसका डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस जो दिया हुआ वो कितना वैल्यू दिया हुआ है C. कहता फाइंड द capacitance of parallel plate K equal to 4. K equal to 4. Parallel plate. Find the capacitance of parallel plate in air. एयर में निकालना है. डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है उसमें कैपेसिटेंस C इक्वल टू C दिया हुआ है. सी के टर्म में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इन एयर. हम क्या अभी कॉन्सेप्ट देखे हैं, सी इक्विवेलेंट यदि कोई डाइलेक्ट्रिक यदि फ्री स्पेस में एयर में डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सी नॉट यदि मान लेते हैं, इसको सी नॉट मान लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यही होता है. यदि सी नॉट क्या हो गया एयर में डाइलेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, यदि कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कीजिए तो के से मल्टीप्लाई कर दीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, वो क्या दे देगा सी इक्विवेलेंट. और ये वैल्यू दिया हुआ है सी. हमसे सी नॉट पूछ रहा है तो सी नॉट कितना, के का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो सी नॉट क्या होगा C/4 हो जाएगा. जो बिट में C/4 दिखाई देगा उसको टिक कर दीजिएगा. ठीक है बेटे. दूसरा देखो क्वेश्चन क्या दिया है. दूसरा क्वेश्चन, द प्लेट P1 एंड P2 ऑफ ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आर, दो प्लेट दिया हुआ है P1 एंड P2. पोटेंशियल दिया हुआ है इसका 25 वोल्ट माइनस 25 वोल्ट और कैपेसिटेंस इसका दिया है C इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड. 2 माइक्रोफैराड. हमसे पूछ रहा क्या रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन प्लेट P1. फाइंड द चार्ज ऑन प्लेट P1. P1 पे चार्ज निकालना है. P1 पे चार्ज निकालना है. फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है Q इक्वल टू CB. Q इक्वल टू CB. अच्छा कैपेसिटेंस मालूम है. B क्या होता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 50 वोल्ट. ये -25 है, ये 25 है. ठीक है 50 वोल्ट हो जाएगा. सीधे सारा वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म. 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ 10⁻⁻6, 50, 100, 10⁻⁻6. ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴. ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ 0.1 इंटू मिली में दिया 10⁻³ सी बिट इसका है. अच्छा तो मिली का एंड 10⁻³ के टर्म में दिया वो थोड़ा सा दिमाग लगा के टिक मार्क करना हो. 10⁻⁴ आया ना तो इसको और 0.1 टू 10 ये क्या हुआ डिवाइडेड बाई 10 ऊपर जाएगा तो -4. ठीक है बेटे मिली कूलम दिया होगा, सी बिट आ रहा है. ठीक है चलो आगे मिटाऊं मैं. दूसरा प्रॉब्लम 10 कैपेसिटर्स 10 कैपेसिटर 10 कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल. 10 को कैपेसिटर है
जिसका एक का माइक्रो एक 1 माइक्रोफैराड है, इस तरह से 10 कैपेसिटर है पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है बेटे, 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ द कैपेसिटेंस, सबका कैपेसिटेंस वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू सम वोल्टेज सोर्सेज, कितने 100 वोल्ट, 100 वोल्ट से कनेक्टेड है। उससे पूछ क्या रहा है, टोटल एनर्जी स्टोर इन दिस सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, टोटल एनर्जी स्टोर इन सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। यदि सी इक्विवेलेंट निकालने हैं, पोटेंशियल 100 दिया हुआ, काम ओवर, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 माइक्रोफैराड दिया होता है, 10 माइक्रोफैराड सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 माइक्रोफैराड है, सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 1 10 को दिया हुआ 10, वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म। 10 × 10⁻⁻6 100 × 100 सॉल्व कर दीजिए, काम ओवर। जूल यूनिट खाली डाल दीजिएगा। डेरिवेशन जो बताया था डाइलेक्ट्रिक वाला का, पार्शियल और फुल, वो जरूर कर लीजिएगा बेटे। तो इस तरह से ये काम ओवर हो गया है। 10-15 मिनट इलेक्ट्रिसिटी वाला भी थोड़ा खींच देता हूं, जो बेसिक वाला है, इसको कर लो। हो गया, चलो। लास्ट में भी 100 ये 100 वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर है, इसलिए थोड़ा सा जो है टाइम जितना है खींच, थोड़ा बहुत खींच देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो जितना करा दिया उतना ये रिविजन्स जेई के लिए भी काम कर जाएगा, नेट के लिए भी काम कर जाएगा। 3 लेक्चर्स में सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग खत्म कर दिए, जिसको कि यदि सही तरीका से पढ़ाने में 2 महीना लग जाता है। चलो नेक्स्ट, जो बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, इसमें क्या ध्यान देना है, बेसिक करंट जो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो सब बेसिक चीजें बताऊंगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वो सब आपका है। हाँ, एवरेज करंट, एवरेज करंट इक्वल टू, एवरेज करंट Q = IT होता है, राइट, I del Q अपॉन del T, एवरेज करंट हो गया। Q = IT, तो I = Q अपॉन T, तो एवरेज करंट क्या हो गया, del Q अपॉन del T। इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट dQ अपॉन dt, dQ अपॉन dt। ठीक है, करंट किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट एम्पियर, यूनिट एम्पियर। डायमेंशन में ये फंडामेंटल में आ जाता है, ये भी डायमेंशन में ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर। सबका सर ये डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, चार्ज दिया dq, इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए dq अपॉन t, चार्ज यदि वैरी कर रहा है तो डिफरेंशिएट करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है बेटे, ये तो हो गया बेसिक। चलो इसको मिटाऊं मैं। उसके बाद क्या है, तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, कि करंट जो है ऑलरेडी अभी पर स्केलर क्वांटिटी है। यदि किसी तरह से हमको उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म डिफाइन किया गया, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं यूनिट एरिया में, तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गया। करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, यदि वेक्टर फॉर्म में हमको रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, करंट डेंसिटी के फॉर्म में, जिसको कि जे से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। जे इक्वल टू करंट
चाहे ये J इक्वल टू पर यूनिट एरिया I अपॉन A, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, एम्पियर यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां से I को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, J डॉट A डॉट। तो करंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम टर्म डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी टर्म है, मैं समझा देता हूं। मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, जब तक इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हुए हैं या सेल से कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, तो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे रैंडम घूम रहे हैं। जब तक हम इसको सेल से कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तब क्या होगा, रैंडम घूम रहे हैं, राइट। इनका कोई आपका रैंडम मोशन होगा, एनर्जी भी नॉट स्पेसिफाई। अच्छा, जैसे ही हम इसको सेल से किस कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा, कैसे मान लो कोई क्लास है, क्लास में बच्चे, टीचर नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे, बेवला जैसे इधर उधर घूमेंगे और शोर मचाते। जैसे ही टीचर आएगा सब आके स्ट्रिक्ट जैसे अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे। वही सेम काम यहाँ भी हो रहा है। कोई कंडक्टर है, जब तक सेल कनेक्ट नहीं किया सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम घूम रहे हैं। जैसे ही हम सेल कनेक्ट किए, ये क्या किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस सेल के पोटेंशियल कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव। पुलिसमैन आ गया अंदर में, राइट। अब इस पुलिसमैन के कारण क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगेंगे। प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो जिस यानी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूवमेंट इनका स्टार्ट हो गया, और जिस वेलोसिटी से ये मूव करेंगे उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट माने धीरे 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 इनका डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव साइड में सारे पहुंचने लगेंगे। इसी ये जो वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मींस धीरे, आपको पता नहीं चलेगा, ठक 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 इधर बढ़ेंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब कोई कंडक्टर को आप सेल से कनेक्ट कीजिएगा। और इसका वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये देखो, हम लोग क्या जानते हैं मोशन में, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रैंडम है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, लाखों इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे का एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियली इसलिए क्या हो गया, यू टर्म जीरो, तो v इक्वल टू क्या हो गया, एटी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, मान लो इलेक्ट्रॉन है तो ई दे दिए चार्ज स्मॉल ई। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ई अपॉन कैपिटल एम, यहां पुट कर दे। तो ये क्या हो गया, ई अपॉन कैपिटल एम। टी यहां रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टी को टाउ को रिलैक्सेशन, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सन नहीं रिलैक्सन नहीं है, रिलैक्सन टाइम, हाँ हाँ RELAX रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में सक्सेसिव जो कोलिजन हो रहा है उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में सक्सेसिव कोलिजन होने में जितना टाइम लगता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया, BD इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इनटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। मोबिलिटी फिर क्या है, यहीं पर मोबिलिटी भी है टर्म। मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कितनी सुविधा हो रही है, मोबाइल है। तो मोबिलिटी इक्वल टू म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट डिफाइंड एज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो निकाले हैं इसका वैल्यू यहां रख दीजिए, ई टाउ अपॉन एम ई। ये मोबिलिटी हो गया। सर एक चीज पूछना
हाँ टाउ का वैल्यू क्या क्या, टाउ का वैल्यू हाँ टाउ का रहेगा, सर्टेन वैल्यू रहेगा, क्योंकि दो कॉलिजन के बीच में वैल्यू दिया रहेगा। उसके बाद इसी में फिर हम लोग को हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बार बार मैं कहता हूं इसी में पढ़ना था, करंट, करंट कितना इसमें फ्लो करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन कंडक्टर वीना, जो कॉन्सेप्ट बताता हूं, I इक्वल टू वीना, वीना में Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है n, n जो हो गया E चार्ज हो गया, A हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, इस कंडक्टर के क्रॉस करंट जो फ्लो करेगा वीना, ठीक है। यहीं से फिर हम लोग नेक्स्ट क्या पहुंचते हैं, V इक्वल टू जो आई आर, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, यहीं से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकाले हैं ना, इसका वैल्यू यहां रख देंगे, और उसके बाद इसी डेरिवेशन के बाद ये ओम्स लॉ आ गया, V इक्वल टू आई आर। फिर ओमिक, तो यहां पर दो तरह के कॉन्सेप्ट फिर देखने हैं, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है, यदि I और V के बीच में ग्राफ लिनियर हो उसको ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, और यदि लिनियर नहीं होगा तो नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है बेटे, नॉन ओमिक कंडक्टर। इसमें जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला पूछना है उसको ध्यान देना है। हाँ ये ध्यान से देखो बेटे, मान लो कोई कंडक्टर दिया हुआ है जिसका कि लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि रेजिस्टेंस इसका डिफाइन करना है रेजिस्टिविटी के टर्म में, R इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, रो L बाई A, R इक्वल टू रो L बाई A, L क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये जो लेंथ है कंडक्टर, इसको हम डबल स्ट्रेच किए, लेंथ डबल कर दिए, या कंप्रेस करने पे क्या होगा, लेंथ आधा हो जाएगा, राइट। कहता फाइंड दी रेजिस्टेंस, फाइंड दी रेजिस्टेंस, दो केसेस यहां पे हैं, या तो स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। स्ट्रेच करने पे क्या होगा, लेंथ डबल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ध्यान देना है कॉन्सेप्ट, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए क्या ध्यान देना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। मान लो इसका लेंथ डबल किया, फॉर एग्जांपल, पहले क्या है इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम वी आई ए इंटू एल है, ए इंटू एल। क्वेश्चन कहता है कि इसको स्ट्रेच करके लेंथ डबल करते हैं, फाइंड दी रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लेंथ जब डबल कीजिएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान से देखने का, ए इंटू एल, ये तो फिक्स रहेगा इनिशियल, ये निकालना है A1, यदि लेंथ डबल करने पर L बाई 2 हो गया, A1 कितना हो जाएगा, L L L L A, L को उड़ा दीजिए, एरिया क्या हो गया 2A, लेंथ सॉरी लेंथ डबल करने ना, 2L हाफ कर दिया मैं, ये तो कंप्रेस कर दिया ना, 2L, तो एरिया क्या हो गया हाफ, A1 इक्वल टू A बाई 2, A1 इक्वल टू A बाई 2। अब न्यू रेजिस्टेंस R न्यू, रो लेंथ हाफ डबल कर दिए 2L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया हाफ, 4 टाइम्स आ जाएगा, ये देखो ऊपर 2 चला गया, 4L अपॉन A, यानी इनिशियल का R, ये R नॉट यदि मान लेते हैं तो R नॉट का 4 टाइम्स, R नॉट का 4 टाइम्स। उसी तरह से कंप्रेस करने के लिए बोलता है दूसरा केस, कंप्रेस करने का मतलब क्या होगा, लेंथ हाफ, लेंथ हाफ, लेंथ हाफ वॉल्यूम कांस्टेंट, यही कॉन्सेप्ट किताब में उसे लिखता है L का स्क्वायर हो जाता है फलना, मैं फालतू का नहीं, कितना दिमाग खराब करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेते हैं, इनिशियली कितना है A इंटू एल, क्या कर रहा है लेंथ कंप्रेस कर दिए आधा, A1 निकालना L बाई 2, व्हाट इज दी A1, L उड़ा दो, ट्वाइस हो गया, ट्वाइस है। कंप्रेस करने पे न्यू रेजिस्टेंस, रो लेंथ को आधा कर दिए L बाई 2, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, रो L बाई 4A, ये कितना हो गया R बाई 4 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम इस तरह के रहेंगे बेटे।
और फिर सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल वाला वो सारे कॉन्सेप्ट सीरीज में रहेगा तो R1 प्लस R2, पैरेलल में रहेगा तो 1/, उस पर प्रॉब्लम्स भी बहुत कराए हुए हैं। ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से कल एग्जाम दो तुम लोग, अपना माइंड कूल करके, ज़्यादा रात में नहीं जगने का है, आराम से 12 साढ़े 12 बजे पढ़ के सो जाने का है। नींद कंप्लीट 8 आवर्स जरूरी है। हाँ, टेंशन लेके नहीं, एकदम रिलैक्स कूल होकर।